गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हरे कृष्णा एंड राधे राधे सबको। मैं आशा करती हूँ, होप करती हूँ सब ठीक होंगे। एंड आज हम बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टेड टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और पूरा डिटेल में आज मैं टॉपिक आपको करवाऊंगी, कितनी कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो आपको उसके साथ पढ़नी है और कौन कौन से उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको कवर करने हैं। अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है या फिर आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्वेश्चन आता है, इवन अगर इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दैट वुड बी अ सफिशिएंट नॉलेज उस टॉपिक के रिगार्डिंग, राइट। सो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है और क्यों इसको डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है, एंड तीसरी चीज कि ये कैसे रिकॉर्ड की जाती है, किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम के अंदर बार बार मल्टीपल टाइम्स देखने को मिली है, जो पूछा गया है, एविडेंशियरी वैल्यू के बारे में। तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू कितनी है, किस लेवल पे है, वो सारी जजमेंट्स आज हम डिस्कस करने जाएंगे इस केस के अंदर, इस मैटर के अंदर, राइट। तो चलिए पूरी जो है, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट पूरा, आपको ये टॉपिक जो है पूरा कवर करना है, तो यू विल हैव टू सी कंप्लीट वीडियो। अदरवाइज हाफ वे नॉलेज जो है वो हमेशा आपकी खतरनाक ही होती है, वो नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा टॉपिक है, एक्चुअल में जो आपका मेन सब्जेक्ट है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन की क्या कहीं पे डेफिनेशन दी हुई है? अगर दी हुई है तो वो कहाँ पे दी हुई है? क्या इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर दी गई है या फिर किसी और एक्ट, किसी और लेजिस्लेशन, जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट हो गया या फिर आपका सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, तो क्या कहीं पे डिफाइन किया गया है इसको? So first of all we will have to see this concept and after that हम इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो है चलेंगे कि वहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन का कंसेप्ट कहाँ पे दिया गया है, राइट। सो सबसे पहले आपको चीज पता होनी चाहिए बेटा कि आपके डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये आपके कहीं पे डिफाइंड नहीं है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भी कहीं पे डिफाइंड नहीं है। जैसे एक पर्टिकुलर अगर हम टर्म की बात करें, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 जो है पर्टिकुलर कीवर्ड्स को डिफाइन करता है, राइट। बट डाइंग डिक्लेरेशन भी एक आपका जो है कीवर्ड है, लेकिन ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, राइट। तो लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इसको डिफाइन ना करके इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्रेस जरूर किया है, राइट। तो उस कंसेप्ट को इलेबोरेट फॉर्म में बताया है, लेकिन उसके डेफिनेशन जो है वो नहीं बताई है, राइट। तो आपका जो डाइंग डिक्लेरेशन का बेटा कंसेप्ट है, ये आपका सेक्शन 32 का जो सबसेक्शन 1 है, जिसके अंदर बताया गया है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो ऐसे पर्सन के द्वारा बनाई गई हो, प्लीज ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो किसी ऐसे पर्सन के द्वारा बनाई गई हो हु इज डेड, राइट, और हु कैन नॉट बी फाउंड, या फिर तीसरा कि वो पर्सन इनकेपेबल हो जाता है कोर्ट में एज अ विटनेस आने के लिए, राइट। और फोर्थ वन जो है, ये 4 ग्राउंड्स हैं जो हम उसके अंदर पढ़ते हैं, और फोर्थ ग्राउंड है कि वो पर्सन जो है ऐसी जगह पे जहाँ आउट ऑफ रीच है, जिसको हम इजीली जो है अप्रोच नहीं कर सकते विदाउट अनड्यू जो है आपका एक्सपेंस और टाइम डिले, राइट। तो ये आपकी 4 ग्राउंड्स होती हैं, और उसका सबसेक्शन, ये 4 ग्राउंड्स है ना, आपके जितने भी सबसेक्शंस है ना 1 to 8 सेक्शन 32 के, उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होती है, राइट। और सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 जो है वो इकलौता आपका ऐसा प्रोविजन है जो डाइंग डिक्लेरेशन के कंसेप्ट के बारे में बताता है, राइट। अब डाइंग डिक्लेरेशन जो होती है, डाइंग डिक्लेरेशन अगर हम देखें, सीधा सीधा मतलब है भाई, जब पर्सन की डेथ हो रही है, जिसने वो स्टेटमेंट दिया, राइट, जिसने वो स्टेटमेंट जो है वो दिया है, वो स्टेटमेंट उसने अपने जस्ट मरने से पहले जो है वो स्टेटमेंट उसने डिक्लेयर किया था, राइट। अब उस स्टेटमेंट में क्या चीज हो सकती है? उस स्टेटमेंट में उसने अपनी ही डेथ का कॉज बताया, कॉज ऑफ हिज डेथ। अगर उसने अपने ही मृत्यु का कारण बताया है ना अपनी उस स्टेटमेंट में, जो उसने मरने से पहले जस्ट स्टेटमेंट दिया,
राइट सॉरी, तो वो स्टेटमेंट जो होगा वो डाइंग डिक्लेरेशन आपका कहलाएगा। ठीक है जी। और डाइंग डिक्लेरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मैटर को प्रूव करने के लिए, किसी भी पर्सन को कन्विक्ट करने के लिए। डाइंग डिक्लेरेशन इज एन इम्पोर्टेंट एविडेंस, सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस वी कैन ऑल्सो से, राइट। अब डाइंग डिक्लेरेशन की एक बार मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो ये प्रोविजन दी हुई है एक बार मैं वो पढ़ाना चाहूंगी, उसके बाद हम इनको जो है और इलेबोरेटेड फॉर्म में जो है पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए सेक्शन 32 जो है, सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1 कहता है when it relates to cause of death, when statement is made by a person as to the cause of his death। ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि वो अपनी ही डेथ के कॉज के बारे में बता रहा है, राइट। किसी दूसरे की डेथ नहीं, अपनी। अभी तक तो यही बता रहा है कि उसकी डेथ, ओके। और ऐसे स्टेटमेंट विच एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, ठीक है। मतलब जहाँ फिर वो अपने सर्कमस्टांसेस जहाँ पे वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन जो है उसको कहीं ना कहीं जो है एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, तो उस केस में मतलब जिस वजह से उसकी डेथ जो है रिजल्ट में आई, इन केसेस इन विच कॉज ऑफ दैट पर्सन्स डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, राइट। अब नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। सच स्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट वेदर पर्सन हु मेड देम was not at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death comes into a question। हाँ जी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ जो है क्या वो नेसेसरी है आपकी डाइंग डिक्लेरेशन में। तो आंसर इज नो, इट इज नॉट नेसेसरी। बट उसने एक्सपेक्टेंसी, उसको एक्सपेक्टेशन है अपनी डेथ की या नहीं है उस टाइम पे, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। अगर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है और वो स्टेटमेंट बोल रहा है, उसके स्टेटमेंट बोलते ही उसकी डेथ हो जाती है किसी भी वजह से, नेचुरल डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ है, कोई भी हो सकती है, राइट। तो उस केस में आपकी एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ डज नॉट मैटर एट ऑल, राइट। अब नेक्स्ट जो है, अब देखिए इसको ध्यान में रखिए और इसको पढ़ते पढ़ते अपना बेयर एक्ट जरूर साथ में रखिएगा, ठीक है जी। तो आपका जो कंसेप्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन है ये आपका सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 के अंदर डिफाइन किया गया है। एक्चुअल में डिफाइन नहीं किया गया है, दिया गया है, एक्चुअल में ये एक्सप्रेस किया गया है, राइट। अब नेक्स्ट चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके, राइट। और प्रीलिम्स में भी आपसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है जो कि आपके डाइंग डिक्लेरेशन के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात करेगा, राइट। मेनली अगर हम अपने प्रोविजन को पढ़ें तो उसी में से मैंने आपके लिए इसेंशियल्स क्रिएट किए, राइट। और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट आपके इस प्रोविजन में से आपके ये पॉइंट्स पढ़ के कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बेटा उसके अंदर क्या लिखा गया है कि जो स्टेटमेंट है, जो आप स्टेटमेंट की बार बार बात कर रहे हैं, विच इज अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन, इफ वी से डाइंग डिक्लेरेशन, राइट। अब जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो वाली स्टेटमेंट जो है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, वो आपकी ओरल भी हो सकती है, वो आपके रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। अब यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगी बेटा कि जो आपकी स्टेटमेंट मतलब जो पर्सन जो है जिसकी जो अबाउट टू डाई है वो स्टेटमेंट ओरल भी दे सकता है और रिटन फॉर्म में लिखती रूप में भी दे सकता है और मौखिक रूप में भी दे सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखिएगा, एक आपकी जजमेंट आई थी, वो जजमेंट हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर एक टॉपिक के अंदर कि जहाँ पे हम मोड्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन है ना वो पढ़ेंगे। तो बेटा जो आप कह रहे हो कि डाइंग डिक्लेरेशन है वो जो स्टेटमेंट है तो जनरल नहीं तो वो ओरल और रिटन हो सकती है, बट एक जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि भाई जो आपकी स्टेटमेंट है ना वो स्टेटमेंट आपकी साइंस और जेस्चर्स के फॉर्म में भी हो सकती है,
ठीक है। तो यहाँ पे जेस्चर्स और जो आपके साइंस है उससे भी आप प्रूव कर सकते हो, राइट, उससे भी आप बता सकते हो कि ये डाइंग डिक्लेरेशन है। और तीसरा कि भाई ये जो साइंस और जेस्चर्स की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो आपके पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, राइट। तो पॉजिटिव होने जरूरी हैं और उनको समझना इजी होना चाहिए, राइट। वो इजी वे में समझे जा सकें कि पर्सन ने जो है अपनी डाइंग डिक्लेरेशन दी है साइन जेस्चर्स वगैरह से, राइट, तो वो क्लियर उस चीज़ से पता लगना चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो है बेटा तीसरा आपका आता है इसके अंदर कि जो स्टेटमेंट है वो किस चीज़ के रिस्पेक्टिव में होनी चाहिए, दैट शुड बी रिलेटेड टू द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन हु इज मेकिंग दैट स्टेटमेंट, राइट। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन रीड करवाया था उसके अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है बेटा कि जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पर्सन की डेथ के कॉज को बताती होनी चाहिए, राइट, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से वो डेथ रिजल्ट में आई, राइट। तो ये दो चीजें याद रखिएगा हमेशा। तीसरा इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है बेटा वो है कि भाई पर्सन की डेथ होनी जरूरी है, तभी हम डाइंग डिक्लेरेशन का नाम देंगे उसकी स्टेटमेंट को, समझ रहे हो। अगर डाइंग डिक्लेरेशन का नाम देना है उस स्टेटमेंट को, पर्सन की डेथ होनी जरूरी है, तभी हम उसको डाइंग डिक्लेरेशन बोलेंगे। अदरवाइज हमेशा अपने माइंड में रखना बात को कि अगर उसने स्टेटमेंट दे दी है ना लेकिन उसके बाद उसकी डेथ नहीं होती है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहलाएगी, वो एक स्टेटमेंट कहलाएगी एंड दैट मे बी एडमिसिबल। इतना ज़्यादा सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं रहेगा वो स्टेटमेंट, लेकिन वो स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ जस्ट टू कोरोबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट द एविडेंस, राइट, सिर्फ उस पर्पज के लिए यूज हो सकता है 157 और 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, अदरवाइज वो रेलेवेंट इतनी कुछ खास नहीं रहेगी। तो जिस पर्सन के डेथ जो है वो मस्ट है, डाइंग डिक्लेरेशन तभी कहलाएगी, अदरवाइज वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं जस्ट स्टेटमेंट कही जाएगी, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है वो है जो मैं अभी आपको 2 बार बता भी चुकी हूँ कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी विच वाइल मेकिंग द स्टेटमेंट। तो उस टाइम जब वो पर्सन स्टेटमेंट बना रहा है उस टाइम पे वो पर्सन को कहीं से होप है कि उसकी डेथ होने जा रही है या नहीं होने जा रही, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल, फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो कोई पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट देने के जस्ट 1 मिनट में उसकी डेथ हो जाती है, राइट, नेचुरल डेथ है या किसी भी तरह की डेथ है, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जो है वो आपकी नेसेसरी नहीं है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, एंटिसिपेशन ऑफ डेथ के नाम से भी आता है। एंटिसिपेशन ऑफ डेथ जो है वो भी आपका इससे रिलेट करता है, एंटिसिपेशन कभी हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट एज कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन। ओके जी, अगर कोई ऐसी वो पर्सन की डेथ जो है वो जो पर्सन की जो डेथ है वो एक्चुअल में क्या है, वो इन क्वेश्चन है किसी मैटर में, किसी केस में, तभी वो जो है आपकी स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी, तभी डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट होगी, राइट। कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी इन क्वेश्चन, तो वहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन आपकी रेलेवेंट हो जाएगी। और एक चीज़ हम आगे और पढ़ेंगे, जैसे एविडेंशियल वैल्यू की हम बात करें, एविडेंशियल वैल्यू के अंदर क्या होता है कि भाई पर्सन की जो स्टेटमेंट है वो किस लेवल तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपना, राइट। तो डाइंग डिक्लेरेशन तो हम बोल रहे हैं, उसके साथ में आपको एक स्टेटमेंट बोलती हूँ कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस ये कहलाता है, और सोल बेसिस पे ये सिंगल एक स्टेटमेंट है, इसके बेसिस पे कन्विक्शन भी हो सकती है। ऐसा कोई भी एब्सोल्यूट रूल कहीं मेंशन नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में एक सफिशिएंट एविडेंस नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट जजमेंट भी दिया था, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958, जिसके अंदर सीधा बताया कि भाई ये
सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है और ऐसा कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है जहां पे ये लिखा हो कि सोल बेसिस पे, मतलब सोलली सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकती, राइट। तो इसका मतलब कन्विक्शन जो है कंप्लीटली वहां पे क्या है, जस्टिफिएबल है, कंप्लीटली जस्टिफाइड होगी अगर कोई भी ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे कन्विक्शन करी जाए तो, राइट। नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या कहता है कि जो आप डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रहे हो ना बेटा, वो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो आपकी सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों केसेस में इरेलेवेंट हो सकती है, दोनों केसेस में यूज हो सकती है, ठीक है जी। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स के लिए रेलेवेंट है, राइट। तो ये मेन आपके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, प्लीज इनको ध्यान में रखते हुए ही डाइंग डिक्लेरेशन को पढ़िएगा। जो आपका सेक्शन है उसको ब्रेक डाउन करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन मेन जो है प्री में वो कैसे उठता है और कैसे बनाया जाता है इसी में से, आपकी प्रोविजन में से, राइट। तो ब्रेक डाउन करके पढ़ा करो, जो भी प्रोविजन आपको डिफिकल्ट लगे और इम्पोर्टेंट है तो उसको ब्रेक डाउन करके पढ़ो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बेटा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक आपको स्टेटमेंट पेपर में देखने को मिल सकती है कि डाइंग डिक्लेरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सेप्शन टू रूल ऑफ हियरसे एविडेंस, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या है बेटा, आप खुद अगर हम माइंड लगाएं, खुद ब्रेन अप्लाई करें, सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पे एक अगर सेक्शन हम 60 देखते हैं ना बेयर एक्ट के अंदर, तो वहाँ पे 60 सेक्शन के अंदर क्या बताया गया है कि जो आप ओरल एविडेंस दोगे दैट मस्ट बी डायरेक्ट, दैट शुड नॉट बी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स हियर से, तो हियर से एविडेंस होना जो है वो आपका एडमिसिबल नहीं होगा। अगर आपको ओरल एविडेंस देना है तो वो डायरेक्ट देना होगा, यही लिखा हुआ है। तो सेक्शन 60 बेटा जब डायरेक्ट एविडेंस देने के लिए अब पर्सन को अवेलेबल करवाना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, असंभव है, तो उस केस में जायज़ सी बात है ना कि जो स्टेटमेंट पहले उसने रिकॉर्ड की थी, जो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड की थी, वो हम उसको कैसे यूज कर लेंगे, उसी को एज अ डायरेक्ट एविडेंस, उसी को एज अ ओरल एविडेंस कंसीडर करेंगे, राइट। अब यहाँ पे जो हियर से एविडेंस है वो तो उस तरीके से जो है आपकी जो है रिजेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ये सेक्शन जो है 32 जस्ट सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन ही नहीं बेटा, पूरा का पूरा सेक्शन 32 जो है ना, ये आपका एक्सेप्शन की तरह कंसीडर होता है, हियर से एविडेंस की एक्सेप्शन, ठीक है जी। और यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा सेक्शन 60 को लिंक करना है आपको। सेक्शन 60 जो है ये हमेशा लिंक होगा जहाँ पे लिखा है कि ओरल एविडेंस जो है वो आपका 2 टाइप का होता है बेटा, एक आपका होता है डायरेक्ट और एक आपका होता है इनडायरेक्ट, राइट। जो इनडायरेक्ट है ये आपका एडमिसिबल नहीं होता है, डायरेक्ट आपका एडमिसिबल होता है। और ये जो एडमिसिबल नहीं होता है इसी की एक्सेप्शन है सेक्शन 32, और 32 अकेला पूरा का पूरा जो है इसकी एक्सेप्शन है, सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन वाला प्रोविजन ही नहीं। पर अगर एग्जामिनर ने डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर क्वेश्चन डालना हुआ तो वो डाइंग डिक्लेरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सेप्शन टू रूल ऑफ एविडेंस, इस तरीके से डालेगा, ठीक है। सो प्लीज कीप इन योर माइंड, अदरवाइज ये एक्सेप्शन पूरे सेक्शन की है 32। एक चीज और बता देते हैं, ये आपकी एक्सेप्शन, ये आपकी रूल ऑफ नेसेसिटी को भी बताता है। जो आपका सेक्शन 32 है ना, ये आपके रूल ऑफ नेसेसिटी को भी बात बताता है कि ये अब मजबूरी है, नेसेसिटी है, ये पॉइंट को यूज़ करना ही पड़ेगा, इस स्टेटमेंट को यूज़ करना ही पड़ेगा। सो रूल ऑफ नेसेसिटी जो है ये कहाँ पे कंटेन्ड है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, सेक्शन 32 में भी है और सेक्शन 33 के अंदर भी है, 2 सेक्शन जो है इसे डील करते हैं। लेट्स गो फर्दर। नेक्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डेथ ऑफ पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको जो है काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स, काफ़ी कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। जब यहाँ पे डेथ के बाद में, जैसे मैंने आपको पीछे भी एक चीज़ बताई थी कि जब पर्सन की डेथ है ना, सेक्शन
अगर सेक्शन 32 की बात करें ना, 32 के अंदर पर्सन की जो डेथ है ना, ये मस्ट है ना, मस्ट है। और अगर इसके पर्सन की डेथ हो जाती है तो फिर वहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन होता है, ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है, राइट। और अगर उस पर्सन की डेथ नहीं होती है, इन केस वो बच जाता है, इंजरीज हैं बहुत सारी लेकिन बच जाता है इलाज होने के बाद, तो उस केस में वहाँ पे उसके बचने की वजह से उसकी जो स्टेटमेंट होगी, जो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन होगी, है ना, वो स्टेटमेंट आपकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करेगी, जस्ट आपके सेक्शन 157 एंड सेक्शन 145 के अंदर रेलिवेंट हो जाएगी कोरोबरेशन पर्पस के लिए और कोरोबोरेट पर्पस के लिए, या फिर आपके कॉन्ट्राडिक्शन पर्पस के लिए, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन, स्पेलिंग थोड़े से गलत लिख दिए यहाँ पे जल्दी जल्दी में, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है जी। तो ये आपके इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रोविजंस है, वहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी और आपकी स्टेटमेंट एडमिसिबल होगी जस्ट टू कोरोबरेट और टू कॉन्ट्राडिक्ट द अदर एविडेंस और अदर आपकी स्टेटमेंट्स, राइट। नेक्स्ट आ जाइए आपका फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। अच्छा बेटा, डाइंग डिक्लेरेशन मतलब स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का कोई पर्टिकुलर जो है फॉर्म आपका कहीं प्रेस्क्राइब किया गया है? नो, इट इज़ नो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड। कोई भी फॉर्म जो है वो आपका प्रिस्क्राइब्ड नहीं है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, ओके। तो इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब बेटा जब आपका फॉर्म वहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं है तो हमें इतना तो पता ही है कि वो स्टेटमेंट आपकी ओरल भी हो सकती है, रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी वे में हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट हमेशा याद रखना, आपकी जजमेंट है क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। ये आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है बेटा, बहुत पुरानी जजमेंट है। और इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? कोर्ट ने एक चीज़ हेल्ड की थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या बताई गई थी कि भाई स्टेटमेंट जो है इवन दैट मे बी रिकॉर्डेड, दैट मे बी कम्युनिकेटेड बाय एनी एडिक्वेट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि आपके यहाँ पे साइन हो गए, जेस्चर्स हो गए, राइट, साइंस और जेस्चर्स। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जब मैंने पहला इसेंशियल इंग्रेडिएंट आपको पढ़ाया था कि स्टेटमेंट जो है वो आपकी ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि वो आपकी स्टेटमेंट साइंस में भी हो सकती है, जेस्चर्स में भी हो सकती है, कम्युनिकेशन करनी है ना, किसी तरीके से हो सकती है। लेकिन हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो जेस्चर्स हैं और साइंस हैं, वो जो इंडिकेशन है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। इनसे जो इंडिकेशन आए वो इंडिकेशन क्या होनी चाहिए? वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए एंड डेफिनेट होनी चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो आपको इसके साथ डाइंग डिक्लेरेशन के फॉर्म के साथ आपको डील विद करनी है। और फिर इसके बाद आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली जजमेंट को अपहेल्ड किया। कौन सी? इस मतलब सेम चीज़ जो है हेल्ड की, कौन सी जजमेंट थी वो? लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 की जजमेंट है बेटा, 2002 की जजमेंट है। तो इसके अंदर सेम चीज हेल्ड की कि जो आपकी डाइंग डिक्लेरेशन दैट कैन ऑल्सो बी मेड विद द हेल्प ऑफ साइंस और जेस्चर्स provided the indication out of those signs or gestures should be positive and आपके जो है डेफिनेट होने ज़रूरी हैं। तो कंप्लीट सेम चीज़ जो है वो आपकी इसके अंदर जो है वो दी गई थी, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो आपका प्रोविजन आता है सेक्शन, आपका इसके बाद आता है जैसे कि आपका फॉर्म के अंदर, तो ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद देखिए मोड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। हाँ जी बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हो रही है वो किसके सामने हो रही है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मैटर, राइट। तो डाइंग डिक्लेरेशन की जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना बेटा, किसी के सामने उस स्टेटमेंट को दिया जा रहा है, तो वो स्टेटमेंट आपकी
कोई भी पर्सन रिकॉर्ड कर सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, पुलिस ऑफिसर भी रिकॉर्ड कर सकता है, मैजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर सकता है, डॉक्टर भी रिकॉर्ड कर सकता है, राइट, और एनी अदर पर्सन भी रिकॉर्ड कर सकता है, एनी अदर पर्सन। लेकिन ध्यान रहे, अगर मैजिस्ट्रेट के पास ये वाली जजमेंट है इसके ऊपर, अपनी समाधान दुरेक्का वर्सेस महाराष्ट्र 2009 सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर बताया गया था कि अगर मैजिस्ट्रेट डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करती है ना बेटा, अगर स्टेटमेंट जो है एज अ डाइंग डिक्लेरेशन दैट इज रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट, तो जाहिर सी बात है कि उसका एक हाईएस्ट लेवल होगा, राइट, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, स्ट्रॉन्ग सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस उसको कंसीडर किया जाएगा। क्यों? रीजन बीइंग इज कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैजिस्ट्रेट है वो हम ये प्रिज्यूम करते हैं, दिस इज प्रिज्यूम्ड अबाउट द मैजिस्ट्रेट दैट मैजिस्ट्रेट is completely aware about the फॉर्म ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन। फॉर्म मतलब कि कैसे रिकॉर्ड होनी है, किस मैनर में रिकॉर्ड होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मैजिस्ट्रेट है वहां पे न्यूट्रल पर्सन होगा, राइट, कोई स्पेशल ऐसा फेवरेबल पर्सन तो नहीं है जिसके फेवर के लिए वो स्टेटमेंट जो है उसके लिए रेलेवेंट है, तो वहां पे मैजिस्ट्रेट को जो है उसको न्यूट्रल पर्सन कंसीडर किया गया है, राइट। तो इसीलिए मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड की गई डाइंग डिक्लेरेशन हैज ऑफ इंपॉर्टेंट रोल एंड इंपॉर्टेंट वैल्यू, राइट। अब अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड होती है, डॉक्टर्स के द्वारा, सबके द्वारा रिकॉर्ड हो सकती है, बस ये है कि आपको वहाँ पे उसकी रिलेवेंस, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस जो है ना, ट्रूथ जो है वो आपको एक बार जो है जरूर शो करना पड़ेगा, प्रूव करना उसको पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ है। और एनी अदर पर्सन के द्वारा की गई है, किसी के सामने की गई है, तो वहाँ पे बेटा उसको रिलाई करना, उसके ऊपर रिलाई करना बहुत ही ध्यान से उसको करना पड़ेगा, और उसके लिए अदर एविडेंस की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो कोर्ट डेफिनेटली वहाँ पे बुलाएगा। एंटिसिपेशन ऑफ डेथ, अच्छा दिलीप सिंह वाली जजमेंट है ना, ये आपके पुलिस ऑफिसर एंड डॉक्टर्स के ऊपर ही बोली गई है, इन्हीं के ऊपर, कि ये भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। इफ वी टॉक अबाउट एंटिसिपेशन ऑफ डेथ, हाँ जी, एंटिसिपेशन ऑफ डेथ जो है, जब मैंने एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ बताया था तो वहाँ पे भी बताया था कि एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ जो है वो आपकी नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ठीक है, पहला पॉइंट ये। और इसके साथ फिर आपकी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, अच्छा ये याद रखना, ये इंडियन लॉ की बात कर रही हूँ मैं, है ना, इंडियन लॉ के अंदर जो है ये रेलेवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेंसी, राइट। लेकिन इसके साथ अब आपको एक जजमेंट पढ़ना है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, पकलन नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। ये आपका बहुत पुराना केस, लैंडमार्क केस है, प्रीवी काउंसिल का 1939 का जजमेंट है बेटा, ठीक है, 1939 का जजमेंट है प्रीवी काउंसिल का। इसके अंदर जो है सीधा सीधा यही बताया था कि यहाँ पे आपकी एंटिसिपेशन डेथ जो है वो जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। और इसी जजमेंट को ध्यान में रखें, इसी जजमेंट को, पकाला नारायण स्वामी की जजमेंट को एज इट इज एक्सेप्ट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। कौन सी जजमेंट में? पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1951 में आई थी, राइट। और उसके बाद सेम चीज यहाँ पे हेल्ड हुई कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जो जजमेंट आपकी 1958 के अंदर आई थी। ये सारी हम जो है, मैंने आपको एक लिस्ट तैयार की है आप लोगों के लिए, वो केस लॉज आप नोट डाउन कर सकते हो। देखिए एविडेंशियरी वैल्यू के अंदर सबसे पहले कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसके अंदर क्या बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोली कि भाई जो आपकी डाइंग डिक्लेरेशन होगी वो आपकी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होगी, और ऐसा कोई भी एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ नहीं कहीं पे भी मेंशन है जो ये बताता हो कि आपका जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसके बेसिस पे हम जो है कन्विक्शन नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर कहीं नहीं मेंशन है ये चीज, तो डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ सोलिडली ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन कन्विक्शन कैन बी मेड, राइट। तो यहाँ पे ट्रूथफुलनेस जो होगी ना उस स्टेटमेंट की, वो कोर्ट को देखनी होगी वाइल डिसाइडिंग द मैटर,
राइट। तो ये चीज़ देखनी होगी और उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे कन्विक्शन भी हो सकती है, इस हद तक भी पहुंच सकता है उसका वैल्यू, राइट। फिर उसके बाद आपका केस इंपॉर्टेंट आया आर मनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2006 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर आपके जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी करी, और वो गाइडलाइंस जारी करने का क्या पर्पस था कि भाई हमें डिसाइड करना है डाइंग डिक्लेरेशन कितनी रिलायबल है कितनी नहीं है। तो वहाँ पे आपकी सेवन जो है गाइडलाइंस आपकी दी गई थी और वो इशू की गई थी कि भाई जब भी आपको कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करनी है, रिलायबिलिटी देखनी है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये लोअर कोर्ट्स के लिए सबके लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी। 1992 का आपका ये आपका 2006 का जजमेंट है, और सेम गाइडलाइंस आपकी यहाँ पे भी दी गई। संपत बाबू आर मनी के साथ बात जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट केस था इसी के साथ सेम था, वो आपका था पानीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसी के साथ लिंक कर लेना बेटा, पानीबेन वर्सेस यहाँ पे आपका स्टेट जो था वो था एमपी, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1992 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मेनली गाइडलाइंस जो है आपकी इनके अंदर जो है वो दी गई थी, और ये गाइडलाइंस जो है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी है, याद करनी है, समझनी है। पेपर के अंदर अलग से केस लो पूछा जा सकता है कि ये गाइडलाइंस जो है कैसे और कौन सी जजमेंट के अंदर गाइडलाइंस जो है आपकी जारी हुई थी। जहाँ आपको केस का नाम दे के पूछा जा सकता है कि गाइडलाइंस जो जारी हुई थी वो प्लीज़ उनको इलेबोरेट फॉर्म में बताइए, ठीक है जी। चलिए आगे जो है संपत बाबसो काले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस भी आपका जो है क्या बताता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ठीक है भले ही हम एक चीज़ बताते हैं कि जो आपकी डाइंग डिक्लेरेशन है वो सोल बेसिस हो सकती है किसके लिए, आपके कन्विक्शन के लिए, राइट। अगर कोरोबरेटिव एविडेंस जो है रिक्वायर हो सकता है, ध्यान से सुनना इस जजमेंट को, कि कोरोबरेटिव जजमेंट एविडेंस जो है कोर्ट मंगवा सकती है अगर किस चीज़ का, अगर कोर्ट को ये डाउट हो कि जब बंदे ने डाइंग डिक्लेरेशन दी थी उस टाइम वो पर्सन फिट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, तो उसका एविडेंस ले सकती है कोर्ट। समझ रहे हो, डाइंग डिक्लेरेशन के रिस्पेक्टिव में एविडेंस ले ना ले, लेकिन अगर उसको कोरोबरेटिव एविडेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो उस चीज़ पे ले सकते हैं कि भाई जब बंदे ने स्टेटमेंट दी थी, जब डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करी थी, उस टाइम पे वो पर्सन फिट स्टेट ऑफ माइंड में था या नहीं था। अगर उसको डाउटफुल है कोर्ट को, तो वो डेफिनेटली कोरोबरेटिव एविडेंस मंगवा सकती है, ठीक है जी। संपत बाबसो काले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में तो ये आपका हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पीछे बार बार बता चुकी हूँ, और मेनली अगर बोलूँ तो इसके अंदर यही हेल्ड हुआ था कि अगर पर्सन जो है डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दे देता है, उसके बाद उसकी डेथ नहीं होती है, इंजर्ड होता है, सर्वाइव करता है, जिंदा है, तो उस केस में वो पर्सन की स्टेटमेंट जो होगी वो सिर्फ एडमिसिबल हो सकती है सिर्फ और सिर्फ अंडर सेक्शन 145 और 157 कॉन्ट्राडिक्शन और कोरोबरेशन पर्पस के लिए, ठीक है जी। तो ये जजमेंट्स आपकी एविडेंशियल वैल्यू के बारे में बताती है। इंपॉर्टेंट, अब देखो ये सारे केस लॉज बेटा हमने डिस्कस किए हैं। अब एक बार मैंने आपको मेन लिस्ट बना दी है कि अगर जजमेंट्स पढ़नी है तो पकाला नारायण स्वामी की जजमेंट जो कि लॉर्ड एटकिन जी ने जजमेंट दी है, जस्टिस लॉर्ड एटकिन, और दूसरा आपकी पलविंदर कौर जजमेंट, सीक्वेंस लिखा है बेटा मैंने। उसके बाद आपकी कौशल राव जजमेंट आती है, ठीक है जी। इसके बाद आपकी आती है कौशल राव की जजमेंट, एंड नेक्स्ट है पानीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1992 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ओके, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू रिकॉर्ड द डाइंग डिक्लेरेशन, राइट। और आपकी स्टेटमेंट ओरल, रिटर्न, साइंस की फॉर्म में या फिर जेस्चर्स की फॉर्म में हो सकती है, राइट। पर प्रोवाइडेड द इंडिकेशन आउट ऑफ दो साइंस और आपके जेस्चर्स जो हैं उनसे वो आपकी इंडिकेशन दैट शुड बी पॉजिटिव एंड डेफिनिट, राइट। अगेन इंपॉर्टेंट, लक्ष्मण वर्सेस महाराष्ट्र, ये जजमेंट जो है 2002 की, ये जजमेंट भी मैंने आपको बताई, ऑलरेडी डिस्कस की है। ये जजमेंट आपकी डील करती है इसी के रिगार्डिंग जो आपकी क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट थी। सेम जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाले केस में दी थी, हेल्ड की थी,
राइट। तो ये है जी आपका जो इम्पोर्टेंस जो है, डैंग डिक्लेरेशन जो टॉपिक है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये आपके सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो होपफुली मैंने कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो है मैं कोई स्किप ना करूं, जितना इंपॉर्टेंट क्रक्स इसके साथ है इस टॉपिक के साथ वो सारा मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है, राइट। तो इसको प्लीज़ अच्छे से आप पढ़ सकते हो। जजमेंट्स जो हैं आप इंटरनेट पे निकाल के इनको अच्छे से और भी रीड कर सकते हो, क्योंकि ये वो वाले जजमेंट्स हैं जो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम के अंदर आ सकती है, मेंस के अंदर, ठीक है। उसके फैक्ट्स आपको पेपर में आ सकते हैं प्रोपोजिशन बेसिस पे, राइट। सो इस क्लास को प्लीज़ अगर सुनिएगा तो पूरी ही सुनिएगा, तभी टॉपिक पूरा समझ आएगा, ठीक है जी। सो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम जी।